तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है पहले ये समझना हमें। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, हमें समझने हैं कानून, ठीक है, कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन के क्या रूल्स रेगुलेशंस आए थे या क्या लॉज आए थे जो लोगों ने बताए थे। जैसे तुमने कुछ लॉज सुने हुए हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कि दो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा उसे क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट कहा जाएगा। कैपिटल टी यहाँ पे क्या आएगा, डोमिनेंट है, और ये क्या रेसेसिव है, तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है भाई। गैमेट्स कैसे होते हैं, पेयर में। गैमेट्स कैसे होते हैं, पेयर में। तो गैमेट्स पेयर में होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, और जब गैमेट्स क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग। अलग होने को कहा जाता है सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब किस में आते हैं, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में आते हैं। और ये प्रिंसिपल किसके लिए बने, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के लिए। तो सवाल आता है यहाँ पे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट से कैरेक्टर बच्चे तक जाना। पेरेंट से कैरेक्टर कहां तक जाना, बच्चे तक। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी भाई, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, लिखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन होता है भाई, बच्चा, ठीक है। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब भाई पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जो मेल है उसके पास कुछ अलग कैरेक्टर होंगे और जो फीमेल है उसके पास क्या होंगे, कुछ अलग कैरेक्टर होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। तो मैंने बोला मेल के पास क्रोमोसोम है एक्सएस, फीमेल के पास क्रोमोसोम है एक्स वाई, और मेल के पास एक्स वाई, फीमेल के पास एक्सएक्स। इन दोनों में क्रोमोसोम में क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो पेयर क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो स्पर्म के अंदर या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ओवा में या तो एक्स जाएगा या तो एक्स जाएगा, ठीक है। अब इसके जीन्स अलग होंगे, इसके जीन्स क्या होंगे, अलग होंगे, खूबियां इसमें अलग होंगी, खूबियां इसमें अलग होंगी। और जब ये फ्यूजन करके चाइल्ड बनाएंगे तो इस चाइल्ड में जो खूबियां आएंगी वो दोनों पेरेंट से क्या होंगी, अलग होंगी, मेल और फीमेल से क्या होंगी, अलग होंगी। तो जो बच्चा है वो दोनों पेरेंट से कुछ हद तक अलग है, कुछ ना कुछ उसमें कैरेक्टर क्या है, अलग है, क्योंकि वो मिक्स होके बना है। कैसे बना है, मिक्स होके बना है कैरेक्टर। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है डिग्री बाय विच, डिग्री मतलब होता है कितना परसेंट, तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से कितने अलग हैं, हमारे अंदर जो खूबियां हैं वो हमारे पेरेंट्स से कितनी अलग है। अगर हम अपने फादर से बोले तो कितनी अलग है, अगर अपनी मदर से बोले तो कितनी अलग है। वो जो डिफरेंस है उनके और हमारे अंदर कैरेक्टर्स का, उसे कहा जाता है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन होता है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो तुम्हें दो वर्ड समझ में आया, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अपने पेरेंट से बच्चे तक कैरेक्टर का जाना, पेरेंट से बच्चे तक कैरेक्टर का जाना इनहेरिटेंस, और बच्चा कितना अलग बना है पेरेंट से वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। और प्रिंसिपल का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और हमने पढ़ा था कि भाई जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट होता है और स्मॉल वाला रेसेसिव होता है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जीन्स के, इनहेरिटेंस के, वेरिएशन के जो भी लॉज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में सारी चीजें ये चलेंगी कि मेंडल नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या दिए, लॉज दिए, क्यों दिए, किस चीज पे काम करा। फिर जो इससे अगला चैप्टर आएगा उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहां पे चैप्टर का नाम प्रिंसिपल की जगह क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मतलब अब हमें ये समझना है कि मॉलिक्यूल लेवल्स पे क्या होता है, डीएनए लेवल पे, क्रोमोसोम लेवल पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता है। दोनों चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो दोनों चैप्टर जो है वो ऐसे रिलेटेड है, इसमें हमें रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं और उससे अगले में हमें जीन्स लेवल के बारे में, डीएनए लेवल के बारे में पढ़ाया जाता है। लिख लो यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग में, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जिसे हम लिखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो तुम सबने एक वर्ड पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ा था। उसमें तुमने क्या पढ़ा था कि अपनी पसंद के पॉलन ग्रेन लेके आते हैं और फ्लावर पे लाके डस्ट कर देते हैं इमेस्कुलेशन बैगिंग करने के बाद, और हमारे पसंद के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ब्रीडिंग बिटवीन सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। तो सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म में जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उसमें भी तो हमने फ्लावर अपनी पसंद से सेलेक्ट करा था, है ना। और क्यों सेलेक्ट करा था, टू गेट डिजायर कैरेक्टर्स। किस लिए करा था, टू गेट डिजायर कैरेक्टर। और डिजायर का मतलब क्या होता है, हमारी पसंद के क्या मिल सके, कैरेक्टर्स मिल सके। ठीक है, ऐसे हमने एक गाय बनाई जिसका नाम था सहीवाल। क्या नाम हैगा, सहीवाल। सहीवाल एक गाय है जो पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, तो सहीवाल काओ इन पंजाब, सहीवाल काओ इन पंजाब। तो पंजाब में ये गाय बनाई गई जिसका नाम सहीवाल है, और जो सहीवाल है इस गाय में बहुत ज्यादा मिल्क पाया जाता है। और ये कैसे बनाई गई, इसमें एक बुल को लिया गया, और बुल ऐसा था, जो बुल बहुत ताकतवर था, ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो हमने उसमें क्या ली, ताकत ली और फर्टिलिटी ज्यादा थी। फीमेल ली जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, ठीक है, और उसके बच्चे हेल्दी होते थे। उन दोनों को क्या कराया, फर्टिलाइज करवाया, और उससे कौन बनी, सहीवाल काऊ बनी, जिसके अंदर ज्यादा दूध और ज्यादा ताकत थी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या करा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या करा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज जेनेटिक्स। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन से, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के जो फादर थे उनका नाम था मेंडल। तो मेंडल आया, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहले आया अबाउट। तो मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। कितने समय के लिए करा था, 7 साल तक। ठीक है, 56 से लेके 63 तक, और 84 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके मरने तक इनके वर्क को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी, और इनके मरने के 16 साल बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनके वर्क को रिडिस्कवर करा था। और इसके बाद जब इन्होंने 7 साल तक काम करा था तो इन्होंने कुछ पेपर्स पब्लिश करे थे, और उनमें लिखा हुआ था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, तो ये थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। गार्डन पी जो था, इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, जिसका नाम होता है पाइजम स्टाइवम। ठीक है, पाइजम स्टाइवम। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम होता है गार्डन पी का। तो समझेंगे भाई, टॉपिक का नाम है मेंडल ने मटर क्यों सिलेक्ट करी, गार्डन पी क्यों सिलेक्ट करी। इसमें 3 नंबर पर क्वेश्चन आता है। तो इसका रीजन होता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। मतलब जो नए बच्चे आते हैं उनको तुम इजीली क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी आ जाते हैं इसके अंदर। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है इसके अंदर। मान लो ह्यूमन ले लेता, 9 महीने वेट करना पड़ता है ना एनालिसिस करने के लिए, तो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होती है। सेल्फ कैसे हो पाती है, बाइसेक्सुअल होता है। क्रॉस कैसे हो पाती है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग से। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इसमें बहुत सारे, अगला टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लांट हाइट, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, है ना, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। सीड जो है डोरमेंसी शो नहीं करती, मतलब सीड जमीन पे गिरने के बाद जो है वो सस्पेंडेड ग्रोथ में नहीं जाती, वो वेट नहीं करती कि मौसम अच्छा होगा नहीं होगा, वो ग्रो करने लग जाती है। और मेंटेनेंस इसमें लेस होती है, और कैरेक्टर्स इसके इजिली क्या होते हैं, डिटेक्टेबल होते हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की एक स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली। पहला था क्वेश्चन कि मेंडल को ने मटर क्यों सेलेक्ट करी, इसके बाद आता है मेंडल को सक्सेस क्यों मिली। तो इसको सक्सेस मिलने का पहला कारण था, इसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम करा था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट, टॉल या डॉर्फ, अभी और आएंगे, इसके बाद लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, ये जब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम करता था तो एक बार में बहुत सारे पौधों को लेता था, बहुत सारे पौधों पे काम करता था, एक बार में 900 1000 पौधों पे काम करता था। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, लार्ज सैंपल साइज। जितने भी पौधों पे काम करता था उन सब पे किसका इस्तेमाल करता था, मैथ्स का। ठीक है, कि बताओ इस 900 में से बड़े पौधे कितने आए, छोटे पौधे कितने आए, मीडियम हाइट वाले कितने आए। तो इसे कहते थे डाटा एनालिसिस, और ये पहली बार था कि मैथ्स का इस्तेमाल हुआ बायोलॉजी में। फिर ये डाटा एनालिसिस के बाद जो इसका रिजल्ट आता था उसको दोबारा चेक करता था कि सही आया या गलत आया।
फिर ये लिंकेज का इस्तेमाल इसने नहीं करा। लिंकेज का इस्तेमाल क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, जो एक डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है, तो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस अगर कम है तो जीन्स लिंकेज में माने जाते हैं। किसमें माने जाते हैं? ये माना जाता है कि लिंकेज में जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो इन्होंने लिंकेज का इस्तेमाल नहीं करा। क्यों नहीं करा? इसे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। स्टडी करता था एक बार में 2 से करेक्टर को, ठीक है, 1 से 2 करेक्टर को स्टडी करता था ताकि ज्यादा घोच पोच ना हो, रिजल्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो ये था कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली। तो अभी तक क्या देखो, तो मैंने बताया 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो बार बार बोल रहे हैं कौन कौन से हैं? तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैरेक्टर होता है स्टेम हाइट। अब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होती है वो 2 तरीके की होती है, या तो डोमिनेंट होगी या रेसेसिव होगी। डोमिनेंट होगी या रेसेसिव होगी, ठीक है। तो जो स्टेम हाइट होती है वो 2 तरीके की होती है, या तो टॉल होती है या डॉर्फ होती है। मतलब स्टेम हाइट या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। फ्लावर के 2 कैरेक्टर होते हैं, कलर और पोजीशन। तो फ्लावर कलर होता है या तो वायलेट होगा या व्हाइट होगा, और पोजीशन होती है एक्सियल या टर्मिनल। अगर फ्लावर टॉप पे है तो उसे टर्मिनल कहेंगे, और फ्लावर बीच में है तो उसे एक्सियल कहेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद पॉड, बिना छिली हुई जो मटर होती है उसे पॉड कहते हैं। तो बिना छिली हुई मटर का कलर कैसा है, सॉरी शेप कैसी है? फूली हुई है, इन्फ्लेटेड, पिचकी हुई है, कंस्ट्रिक्टेड। बिना छिली हुई मटर का कलर कैसा है? बिना छिली हुई मटर का कलर कैसा है? ग्रीन है या येलो है? फिर उसके जो दाने हैं, मटर को छीलने के बाद जो दाने हैं, दाने का शेप कैसी है? राउंड या रिंकल? राउंड है तो डोमिनेंट, रिंकल है तो रेसेसिव। और जो अंदर दाने हैं वो येलो है या ग्रीन है? तो येलो डोमिनेंट होता है और रेसेसिव कैसा होता है? ग्रीन होता है। थोड़ा ध्यान रखना, सीड में उल्टा होता है, पॉड में अलग होता है।